गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में। जैसा कि आपने हालिया घटनाक्रम में देखा होगा कि दोनों देशों के संबंधों में कुछ कड़वाहट आ रही है, टकराहट बढ़ रही है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक सड़क का निर्माण किया था। यह सड़क उत्तराखंड के धाराचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती थी। और इस सड़क के निर्माण के बाद नेपाल ने यह कहा कि चूंकि यह क्षेत्र जहां पर भारत सरकार ने कंस्ट्रक्शन किया है यह कालापानी क्षेत्र का हिस्सा और कालापानी क्षेत्र नेपाल का भाग है। इस विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद नेपाल ने यह भी कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस फैलाने का श्रेय भारत को जाता है। तो इस तरह ये एक स्टेटमेंट शायद इंटरनेशनल अगर रिलेशंस के संदर्भ में देखें तो बहुत सही नहीं था, लेकिन फिर भी यहीं से हम देखते हैं कि विवाद की शुरुआत होती है। अब अगर हम देखें कि दोनों देशों की जो रिलेशंस है उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हम देखते हैं कि दोनों देश हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ इतिहास साझा करते हैं। जैसे भारत में और नेपाल दोनों देशों में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो दोनों देशों के संबंधों का मुख्य आधार है वो है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। अब इस संधि में क्या कहा गया था? इस संधि में कहा गया था कि भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं और लोगों की मुक्त आवाजाही होगी। इसके साथ ही इस संधि में नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की छूट दी गई थी, प्लस बहुत सारी सुविधाएं और नेपाल को इस संधि के तहत दी गई थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, यानी जो भी सीमा है वो खुली है। अब अगर हम देखें कि बॉर्डर डिस्प्यूट कितना है, तो भारत और नेपाल के बीच बहुत ज़्यादा सीमा विवाद नहीं है। जो नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद था उसको लगभग 98% जितनी भी सीमाएं थी उसको कूटनीतिक तरीके से लगभग हल कर लिया गया। मात्र 2% क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी कुछ डिस्प्यूट है। अब हम देखेंगे क्या सिर्फ विवाद है, कुछ कॉपरेशन या सहयोग नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है। भारत और नेपाल के बीच वेरियस एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी है, यानी सहयोग के विभिन्न क्षेत्र भी हैं। जैसे हम अगर बात करें कल्चर एंड रिलीजियस क्षेत्र की, तो भारत और नेपाल दोनों काफ़ी क्षेत्रों में साझा इतिहास रखते हैं। जैसे दोनों देशों में मैंने बताया हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा दोनों देश में बुद्ध धर्म के फॉलोअर रहते हैं। अगर हम देखें इतिहास पर नज़र डालें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में है। प्लस अगर हम दूसरी बात देखें कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधगया आए थे और बोधगया भारत का भाग है। और इसी तरह उन्हें निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर इस समय भारत का भाग है। अगर हम दोनों देशों के बीच सामाजिक संबंधों की बात करें, सोशल रिलेशंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि एक प्रमुख कथन जो दोनों देशों को संबंधों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है वो ये है कि दोनों देशों के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता है। रोटी और बेटी का रिश्ता है। अब इस संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल अगर हम रोटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेपाल के लोग भारत और भारत के लोग नेपाल जाते हैं किस लिए? आय अर्जन के लिए, रोजगार के लिए। वहीं पर अगर हम ज़्यादातर इसमें नेपाल के लोग भारत आते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बेटी का रिश्ता क्या है, तो हम देखते हैं कि नेपाल के लोग और भारत के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, पारिवारिक संबंध है, तो इससे हम कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता। अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ साथ ही सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। इसके साथ ही अगर हम देखें जो भारत है, नेपाल चूँकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से घिरा है, नेपाल के पास कोई भी पोर्ट नहीं है, इसलिए भारत नेपाल को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कलकत्ता पोर्ट को यूज़ करने की इजाज़त भी देता है। और उसके बाद अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेशंस क्या हैं, तो भारत नेपाल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे या हेल्थ से रिलेटेड हो, या वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशंस क्या है, तो डिफेंस रिलेशंस की अगर हम बात करें तो भारत न केवल नेपाल के जितने भी सैनिक हैं उनको हथियार देता है बल्कि उनका प्रशिक्षण भी करवाता है। इसके साथ एक और अगर हम प्रमुख बात ये करें कि भारत की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल के जो भी पहाड़ी क्षेत्र के सैनिक हैं या पहाड़ी क्षेत्र के युवा हैं उनको शामिल किया जाता है। प्लस भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक एक सैनिक अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सहयोग के काफ़ी बिंदु हैं भारत और नेपाल के बीच। इसके अलावा अगर अब हम देखें कि वर्तमान जो विवाद है वो क्या है, दरअसल मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए धाराचूला से लिपुलेख दर्रे के लिए एक सड़क का निर्माण किया था और नेपाल ने बताया कालापानी क्षेत्र का हिस्सा है और कालापानी क्षेत्र नेपाल का भाग है। इसके लिए नेपाल ने 1916 की सुगौली की संधि का आधार बनाया है। सुगौली की संधि अगर हम देखते हैं क्या है, सुगौली की संधि 1816 में साइन हुई थी और ये किस लिए साइन हुई थी? 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, यानी ब्रिटिश इंडिया
और नेपालियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाली पराजित हुए थे और उन्हें सुगौली की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि में कहा गया था कि महाकाली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा है और महाकाली नदी के मतलब भारत की पूर्वी और नेपाल की पश्चिमी सीमा है, और उसी का आधार नेपाल बना रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये क्षेत्र जो भी हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, ये काली नदी के पूर्व में पड़ते हैं, काली नदी के पूर्व में पड़ते हैं, इसलिए नेपाल का भाग है। तो ये वर्तमान समस्या है। अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान समस्या है इसमें भारत की भूमिका क्या है। भारत ने की क्या कुछ भूमिका है इन संबंधों को क्रिएट करने की या उत्पन्न करने में। तो पहली अगर हम बात करें कि भारत ने नवंबर 2019 में एक न्यू मैप रिलीज़ किया था, और उस न्यू मैप में काला पानी क्षेत्र को अपने क्षेत्र का हिस्सा दिखाया है, अपने मैप का हिस्सा दिखाया, जिसका नेपाल का जिसमें का नेपाल ने विरोध किया था। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इंडियन फिल्म से भी नेपाल को प्रॉब्लम है। नेपाल का कहना है कि भारतीय फिल्म में नेपालियों का मजाक बनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करें, चूँकि यह चाइना का एक इनिशिएटिव है 6 रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो भारत ने इसका विरोध चूँकि ये भारत के पीओके से होकर जाता है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था और भारत ने नेपाल के ऊपर भी प्रेशर डाला कि वो इसमें शामिल ना हो। लेकिन इससे भारत की क्या हुई, बिग ब्रदर की एक जो छवि होती वो सामने आई। नेपाल ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसके साथ ही अगर हम देखें और भी कुछ डिस्प्यूट के कारण हैं, तो हम देखें अगर इसके साथ ही नेपाल का यह भी कहना है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है। जैसे भारत ने नेपाल में कभी भी इंटरनल कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन 2015 में जेनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन करने की काफ़ी कोशिश की, जिसका नेपाल ने काफ़ी विरोध किया। अब हम देखें अगर कि भारत और नेपाल के जो संबंध खराब हो रहे हैं, इसमें चीन की भूमिका क्या है या नेपाल और चीन के संबंधों का आधार क्या है। तो अगर हम पहली बात करें तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चूँकि भारत इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि भारत की संप्रभुता का हनन करता है और भारतीय क्षेत्र से पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र से होकर जाता है, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन दक्षिण एशिया के ज़्यादातर एशियाई देश इसमें शामिल हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, सभी इसमें शामिल हो गए। दूसरा अगर हम बात करें चीन का इफेक्ट क्या है नेपाल में, तो चीन की जो भाषा है मंदारिन, उसको नेपाल के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाना शुरू हो गया है और इसका पूरा खर्च चीन उठाने लगा है। इसके साथ ही नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब अगर हम देखें कि नेपाल का भारत के लिए महत्व क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी प्रथम। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उनकी प्राथमिक यात्राओं में नेपाल भी शामिल था और वहाँ उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी। और यह यात्रा 1997 के बाद भारत और नेपाल के बीच पहली बायलैटरल वार्ता या मीटिंग थी। उसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारी जो कल्चरल एंड इथनिक जो है वो कॉमन कुछ इतिहास है। अब ये कैसे है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो नेपाल के मधेशी लोग हैं और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बीच पारिवारिक संबंध है, वैवाहिक संबंध है, तो एथनिक हमारा भी कुछ जुड़ाव हुआ है उनसे, प्लस हमारा ओपन बाउंड्री है। हमारे संबंधों की गहनता या गंभीरता इसी से लगाई जा सकती है कि भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री अभी तक खुली है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। दरअसल समस्या का एक मुख्य कारण ये भी था कि जब 2015 में नेपाल ने अपना संविधान बनाया, तो उस संविधान में लाखों मधेसी जो थे उनको क्या था कि उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो मधेसी, चूँकि भारत से मधेसियों का कुछ खास संबंध है, इसलिए भारत ने भी उनके संदर्भ में नागरिकता दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए 2015 में, क्योंकि 2015 में मधेसियों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। तो नेपाल ने यह आरोप लगाया था कि भारत ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी की है, तो ये भी उस समय संबंधों खराब होने में महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे घटनाक्रम ने लगाया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें आगे की राह क्या होनी चाहिए, फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, सबसे पहले अगर हम नेपाल की दृष्टि से देखते हैं, तो नेपाल कह रहा है कि भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं और हम उनको सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और जितनी भी संधियां हैं उनके माध्यम से हम कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत को नेपाल में कुछ भी दखलंदाजी करने से पहले एक बात याद रखनी होगी कि नेपाल कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो नेपाल इसे अपनी संप्रभुता का हनन मानेगा और उसके पास चाइना जैसा ऑप्शन भी है। तो भारत को शक्ति प्रदर्शन या आर्थिक प्रदर्शन करने से पहले ये कूटनीतिक बातें भी ध्यान रखनी होंगी। अब अगर हम देखें कि नेपाल कर क्या रहा है, तो अगर वास्तविक तौर पर देखें तो नेपाल एक सौदागर की तरह वर्तमान में व्यवहार कर रहा है।
अब वो डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी पूरे लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें, वो भारत और चीन के बीच प्ले कर रहा है, खेल रहा है। उसको जब लगता है कि भारत की तरफ उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो इधर लटक आता है, जब उसको लगता है कि चाइना से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो चाइना की तरफ। तो वर्तमान में अगर कंडीशन अच्छी कहें तो नेपाल की बहुत अच्छी कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि उसको खेलने के लिए दो बड़े प्लेयर मिल गए हैं, उन्हीं प्लेयर्स के बीच वो खेल रहा है। तो ये पूरा इंडो नेपाल रिलेशन समस्याएं क्या थी, कॉपरेशन क्या थे, भारत की भूमिका क्या थी, चाइना की भूमिका क्या थी और आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू।